मैंने जो सुना था, और इनको जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनको जो है ना, ये सिंध का वजीर दाखिला देना तो लग रहा है कि जोड़ तोड़ की सियासत जो है ना शुरू हो गई है। उसमें लोगों के जो पस मंज़र है या उनका कैरेक्टर है या उनकी ये चीज़ें नहीं देखी जा रही, बल्कि ये इख्तिदार की जंग है, इख्तिदार हासिल करना है इन्होंने, इसके लिए वो किसी भी चीज़ से डरे हुए नहीं। उस ज़माने में एक मुकाबला चलता था पुलिस के दरमियान कि जो उसको बोलते थे सेंचुरी निकलेंगे, कि जो 100 बंदे मार दे तो वो हीरो होगा सिंध पुलिस। लेकिन राव, क्योंकि राव को जो पहले टारगेट मिला था वो एमक्यूएम के खिलाफ मिला था, फिर उसके बाद जो है वो राव के टारगेट चेंज हुए, तो फिर उन्हें दूसरी कलदम जमातों के खिलाफ मिला। राव पाकिस्तान में वाहिद पुलिस अफसर थे जिन्हें ये था कि अगर वो जिस जगह पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग लेना चाहें तो वो उस थाने में जाएंगे और वहां से चार्ज एसएचओ को हटा के अपना चार्ज ले लेंगे। जो उनको इख्तियारात हैं वो उनको आईजी से ज्यादा इख्तियारात हासिल रहे हैं मालूम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। कराची से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मुबशिर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशिर साहब, आज आपसे हम कराची की कुछ एक सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। खासतौर पर सर, गुज़श्ता रात राव अनवार साहब, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, उनका एक इंटरव्यू होता है। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि राव अनवार ये किस किस तरह का बंदा है? देखें, राउन वार को एशिया में जितनी भी, पूरे एशिया रीजन के अंदर जितने पुलिस अफसरान हैं उसमें सबसे ताकतवर अफसर समझा जाता है। और ये थोड़ी सी गलतफहमी लोगों को रही है कि ये प्योर जो है ना पीपल्स पार्टी नेटवर्क के थे, तो ऐसा नहीं। ये जरदारी साहब के साथ इनकी पर्सनल दोस्ती थी और बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन थे, और बल्कि कुछ सालों तक तो जो जरदारी साहब का अमेरिका में बिजनेस है उसको ये मॉनिटर भी करते रहे। लेकिन जिस तरीके से जरदारी साहब की सपोर्ट रही, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की भी सपोर्ट रही है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसको वो कागज पे नहीं लाना चाहते, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राव साहब को टास्क दिया जाता है। माजी में राव साहब ने आप देखें पूरे ऑपरेशन में राव साहब का वो किरदार नहीं रहा जो दूसरे पुलिस अफसरान का रहा। इनके सिलेक्टेड केसेस होते थे, सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ होती थी, और जो टारगेट किलिंग के यानी जो मावरा अदालत कत्ल वाक़यात होते वो भी सिलेक्टेड होते थे, और वो ऊपर से मिले हुए प्रोजेक्ट के तहत ही होते थे सारे। तो ये जो राव अनवार को दोबारा टीवी पर लाकर बिठाया गया है, ये भी किसी प्रोजेक्ट की सूरत में, किसी सोच की सूरत में लाकर इन्हें बिठाया गया? देखें, ये तो मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता कि क्यों लाया गया, लेकिन यकीनन जो है वो अगर राव साहब मंजर आम पे आ रहे हैं, मैंने जो सुना था, मैंने ये सुना था कि जरदारी साहब से इनकी डील हुई थी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे इनको किसी तरीके से जो है ना वो टिकट मिले और ये प्लेटफॉर्म पे आए, और इनको जो एस्टेब्लिशमेंट है इनको जो है ना ये सिंध का वजीर दाखिला देना चाहिए। वो ये चाहते थे कि कुछ ऐसे काम हैं जो रिपीट कीजिए कि सर, कि एस्टेब्लिशमेंट राव अनवार को सिंध का वजीर दाखिला देखना चाहती है? जी जी जी। तो वही चाहते थे कि जो बहुत से इस वक्त जो चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए ये वजीर दाखिला बन जाएं तो बआसानी पूरा कर सकें। तो जरदारी साहब से इनकी डील थी, जो मुझे अंदरूनी जो इनके जो इंटरनल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया था कि जरदारी साहब से डील हुई थी। अब अगर वो जरदारी साहब के या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि डील किसी और के साथ है। अच्छा, जरदारी साहब इनके बारे में कहते रहे कि ये जरदारी साहब का बच्चा है, और इनके ऊपर ये भी मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहे, या खबरें बारह र्यूमर्स मौजूद हैं कि ये इन्होंने कोई 450 के करीब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, लोगों को मारा है, ठोका है आगे पीछे। इसके अंदर कितनी नहीं, सदाकत? ये फिगर सही नहीं है। देखें, जीशान काजमी ने 100 के अंदर मारे हैं, और जो चौधरी असलम थे उन्होंने 100 से ऊपर मारे। उस जमाने में एक मुकाबला चलता था पुलिस के दरमियान कि जो उसको बोलते थे सेंचुरी निकलेंगे, कि जो 100 बंदे मार दे तो वो हीरो होगा सिंध पुलिस। तो जीशान ने तो पूरे 100 नहीं मारे, लेकिन जीशान के पास ये था कि बहुत मखसूस टारगेट को और बहुत हाई प्रोफाइल जो टास्क मिले तो उन टास्क को जीशान ने पूरा किया। असलम के पास ये था कि इनके पास तो हाई प्रोफाइल के साथ साथ अगर छोटे मोटे या बिल्कुल ही बेकार जो किसी यानी किसी मामलात में मुलविस भी नहीं थे, सिर्फ पार्टी लेवल की वजह से उनको मारा गया। इस वजह से सर असलम के पास तादाद बढ़ गई। राव ने तो जो है ना मेरे ख्याल में 50 भी नहीं मारे। लेकिन राव, क्योंकि राव को जो पहले टारगेट मिला था वो एमक्यूएम के खिलाफ मिला था, फिर उसके बाद जो है वो राव के टारगेट चेंज हुए, तो फिर उन्हें दूसरी कलदम जमातों के खिलाफ मिला।
तो राव ने इतने नहीं मारे, लेकिन राव सिर्फ टारगेट के अलावा कोई काम नहीं। तो राव अनवर के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कैसे ताल्लुकात बने? और आपकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा से प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब फोन करके कहते थे कि राव अनवर का तबादला नहीं होना चाहिए, और उसकी डायरेक्ट एक्सेस थी मियां साहब तक। देखें, राव पाकिस्तान में वाहिद पुलिस अफसर थे जिन्हें ये था कि अगर वो जिस जगह पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग लेना चाहें तो वो उस थाने में जाएंगे और वहां से चार्ज एसएचओ को हटा के अपना चार्ज ले लेंगे। फिर वहाँ के लोकल जो वहाँ के जो आईजी है, उस आईजी को वो बताएंगे कि जो है वो मुझे आप एक्सेप्ट करें, और जिस सूबे से छोड़ के ये गए हैं उस सूबे के आईजी को बताएंगे कि आप मुझे यहाँ से रिलीफ दे दें। तो आप देखें, जिस वक्त वो कोयटा में जिस वक्त एसएचओ लगे, जब अब्दुल रहमान बलोच रहमान डकैत के जो टास्क मिला था, उस टास्क को पूरा करने के लिए जब ये गए, तो इन्होंने बलूचिस्तान में जाके अपनी एंट्री दी, थाने में चार्ज लिया। फिर सिंध के आईजी को फोन किया और बलूचिस्तान के आईजी को फोन किया, दोनों ने इनके ऑर्डर माने। बज़ाहिर तो राव जो है वो उनके मातहत हैं, लेकिन जो उनके इख्तियारात हैं वो उनको आईजी से ज्यादा इख्तियारात हासिल रहे हैं मालूम। और आपने एक फोन कॉल का भी जिक्र किया कि राव अनवर का तबादला हो रहा था, लेकिन एक वहां पर एक ऑफिसर्स गए, उन्होंने चार्ज लेना चाहा, लेकिन राव अनवर ने उसे उल्टा लटका कर मारा और कहा कि डीआईजी को जाकर ये कह दो कि मेरा तबादला नहीं हो सकता जब तक ऊपर से पीएम साहब की कॉल ना आए। जी जी जी, राव को तो कोई ऐसे हटा नहीं सकता। राव अपनी मर्जी से, देखें, अब एयरपोर्ट पे था, इनके टास्क था, ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो एयरपोर्ट का चार्ज सबसे ज्यादा इन्होंने लिया। फिर गुडाब का वाकया हुआ, तो गुडाब का चार्ज भी इन्होंने जो है वो अपनी मर्जी से लिया। फिर जब वो वाकया हुआ, जब जिसमें अल्ताफ हुसैन के भाई भतीजे का फिर मर्डर हो गया था, तो क्योंकि वो राव के टास्क पे थे वो सारे मामला, तो उसके बाद जो है वो यही वजह थी कि जब ये एसएसपी मलिर लगे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं, एसएसपी मलिर जब लगे, तो उस वक्त जो डील हुई, तो अल्ताफ हुसैन के तो नॉलेज में भी नहीं होगी वो यहाँ से जो एमक्यू पाकिस्तान जो बनी है, इनके जो लीडरान हैं, उन्होंने ये डील की थी कि यहाँ से कुछ आमदनी थी जो मलिर डेवलप एमडीए में करती थी, तो वो टास्क मिला था। इसमें टास्क इनका ये था कि इन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान तकरीबन 500 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। वो 500 अरब में से कुछ हिस्सा जो है वो एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमाओं को मिलना था, बाकी जरदारी साहब को मिलना था। तो उस डील में जो है ना जो शर्त रखी गई थी, आप देखें, सिर्फ दो पॉइंट्स पे डील हुई है। एक ये हुई कि एमक्यूम जो है ना वो अपना हिस्सा लेके खामोश हो जाएगी, और दूसरी डील ये हुई कि जो एमक्यूम पाकिस्तान के रहनुमा हैं वो अल्ताफ हुसैन के भाई भतीजे का इशू नहीं उठाएंगे, और राव साहब की सिक्योरिटी की जमानत होगी कि इनको इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, हिट करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये इस तरह की बाकायदा से डील्स होती रही। जी जी, ये जो बड़े मामला होते हैं उसमें ये डील ही होती है, डील के तहत ही होते हैं सारे। तो इस वक्त यानी अब जो राव अनवर को दोबारा से बाहर लाया जा रहा है, ये भी किसी डील का नतीजा है? बज़ाहिर बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि राव साहब की जो इतने अरसे से जो कनेक्शन चल रहे थे वो इतने मजबूत थे जरदारी साहब के साथ, और उस कनेक्शन के बावजूद अब वो जब चीज़ें कर रहे हैं। वरना एक वक्त ऐसा भी था कि जब जरदारी साहब जिस वक्त पीपल्स पार्टी की विफाक में गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम आया था। जब जरदारी साहब सदर बने थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त प्रॉब्लम ये आया कि जो बलूचिस्तान के जो एमपीए थे वो उमूमन विफाक के साथ ही चलते हैं, बलूचिस्तान जो चलता है कि उनके अपने मफादात हैं, लेकिन उस वक्त लोग काबू नहीं आ रहे थे। वो बहुत बड़ी डील कर रहे थे, यानी बहुत डिमांड कर रहे थे। तो जरदारी साहब बड़े परेशान थे कि ये बलूचिस्तान असम्बली अगर साथ नहीं आई तो ये विफाक की जो गवर्नमेंट होगी वो कमज़ोर होगी। तो आप ये देखें कि राव साहब की उस वक्त कोई ड्यूटी नहीं लगी थी, लेकिन राव साहब ने वहाँ से जो है वो जो एमपी वगैरह थे वहाँ से वो गायब करवाए, और कराची में इनको बलूचिस्तान हाउस में इनको रखा गया। फिर राव साहब ने वो पूरी डील उनसे खुद की, और करने के बाद फिर ये जब जरदारी साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मैं आपको अपनी पुरानी दोस्ती में बलूचिस्तान असेंबली गिफ्ट करता हूँ। तो इस तरीके से बलूचिस्तान का पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस हुआ। और वो राव अनवर ने बंदे उठाकर उन्हें गिफ्ट की। जी जी। सर, ये इस वक्त जो जो पॉलिटिक्स है, जो इंतखाबात है, जो आने वाली सारे सारे मामलात हैं, उनको कराची के अंदर और सिंध के अंदर किस तरह से मैनेज किया जाएगा? लेकिन कराची में तो जो हम ना भी बोलें तो इस वक्त एक तासुर जो लग रहा है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के मामला तय हुए हैं, वो आए हैं, तो बगैर कमिटमेंट के तो ये कोई चीज़ भी नहीं होती।
अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब का सिंध में इतना यहाँ पे इतना होल्ड नहीं है, इनके मखसूस लोग हैं। आप देखें जैसे पीपल्स पार्टी के अख्तर जदून गए, तो अख्तर जदून की नाराजगियां चल रही थी पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन दूसरा मसला ये था कि अख्तर जदून जो है वो इनकी जो इनका अपना नाम और इनके अपने लोग जो हैं वो, आप देखिए टाउन की स्पेशल ब्रांच पुलिस की जो लिस्ट है उसमें मौजूद थे कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो इनको काबू करना आसान था। तो अख्तर जदून साहब को वो मुख्तलिफ मामला के जरिए काबू किया गया, वो मुस्लिम लीग में उन्होंने ज्वाइन कर। तो अब इस तरीके से तो लग रहा है कि जोड़ तोड़ की सियासत जो है ना शुरू हो गई है। उसमें लोगों के जो पस मंज़र है या उनका कैरेक्टर है या उनकी ये चीज़ें नहीं देखी जा रही, बल्कि ये इख्तिदार की जंग है, इख्तिदार हासिल करना है उन्होंने, इसके लिए वो किसी भी चीज़ से दरेग नहीं की जाएगी। जी। सर, जो जो पीटीआई की क्या प्रेजेंस है, तहरीक इंसाफ की या खान की, कराची के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है जो आपने खुद ऑब्जर्व की? जो नज़र आ रहा है पीटीआई के जो यूथ है वो तो वर्किंग कर रहा है, और राय अम्मा भी में इसके काफ़ी चीज़ें हमदर्दी पाई जाती है। लेकिन जब इनका कोई इलेक्शन सेटअप होगा और इनको आज़ादी मिलेगी तो उस सूरत में इनको काफ़ी जगह मिल सकती है। और ओवरऑल भी आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में कोई तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियां पैदा होंगी अब? मुझे तो नहीं लगता, आपको नहीं लगता? फौरी तौर पे तो नहीं लग सकता। हाँ, जो यानी पीटीआई को मजीद प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी तो, इंटरनल पीटीआई को कमजोर करने। और वो ये यानी टूटने की पार्टी को तो तोड़ दिया है, बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, फिर मजीद प्रोजेक्ट्स किस लिए? असल में पार्टी हाईजैक हो जाएगी तो वो फिर मर्जी से चलेगी सिस्टम। और यही कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को हाईजैक किया जाए। हाँ, उस पर तो मेरे ख्याल में तकरीबन 50% काम तो हो चुका है, 50% ही बाकी। तो पीटीआई के अलावा कौन सा फेस हो, सॉरी माजरत खान के अलावा कौन सा फेस होगा? एमक्यू पाकिस्तान है, वो भी पूरे पूरे उनकी गोद में जा चुके हैं, वो भी डील के साथ आए हैं। उनकी पोजीशन राय अम्मा एमक्यू पाकिस्तान के हक में नहीं है, लेकिन एमक्यू पाकिस्तान को भी लाया जा रहा राव नवाज है। साहब जो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने पिछले 5 सालों में कोई तकरीबन 700 अरब रुपए कराची के अंदर से और ये सिंध में उन्होंने बनाए हैं, ये और ये क्या ये दुरुस्त बात कर रहे हैं? उन्होंने फिगर कम बताई है, उन्होंने अपनी फिगर इसमें शामिल नहीं की जो उन्होंने खुद दिए हैं। उसके अलावा भी तो जरदारी साहब का एक रैकेट तो नहीं चलता था, तो बहुत सारे रैकेट थे। ये तो एक रैकेट का उन्होंने आपको बताया क्योंकि उसी को हिट करना होगा। तो आप कह रहे हैं कि 700 अरब से ज्यादा की गेम है जो जरदारी साहब ने की है? जी जी बिल्कुल ऐसे। ये कैसे पैसे बनाते हैं सर? ये तो बहुत तवील बात हो जाएगी। पूरा एक इसके तो एक्सपर्ट ही अलग होते हैं, ये तो किताबों से या निसाब से यूनिवर्सिटी से थोड़ी सीख के आ जाते हैं। ये जो पॉलिटिक्स की दुनिया है, इस पॉलिटिक्स की दुनिया में फिर ये सीखना पड़ता है, और हर बंदा सीख भी नहीं पाता। जी, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो आप जिसकी बातचीत कर रहे हैं राव अनवर, 700 अरब, चले ज्यादा नहीं, एक रैकेट की बात, 700 अरब की बात, ये कैसे बनाते हैं? ये इनका तरीका वारदात क्या होता देखिए जमीनों पे होता है, मिसाल के तौर पे जमीनें हैं। अब जमीन है गोटाबाद की, उसकी वैल्यू है 50 लाख। अब उसको आपने कर दिया कमर्शलाइज। जब आप इसको कमर्शियल कर देंगे तो वो हो जाएगी 5 करोड़ की। उस पर अगर आप प्रोजेक्ट या चीजें बनाएंगे तो वो आपको 50 करोड़ दे के जाएगी। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट भी हुए, लोगों की ज़मीनें कब्जा भी की गई, और इस तरीके से ज़मीन की वैल्यू बढ़ाकर भी माल कमाया गया। उसके अलावा बहुत सारी अशिया की स्मगलिंग भी हुई, जखीर अंदोजी भी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम। है जो कि हुए हैं, जिसके बाद जाकर ये सारा पैसा माल बनाया जाता है? जी जी लाज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है।
या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।